नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित एक बार फिर 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उपयोगी होंगे आपके लिए आने वाले सी टेट, यूपीटेट, सुपर टेट या कोई भी टैट एग्जाम जिसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं, जहां पर पर्यावरण पूछा जाता है तो निश्चित ही प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण के 50 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के विकल्प हैं और इनके माध्यम से आप अपने उत्तर को भी कमेंट्स में दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, और सी है शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, डी है सवाना बायोम। तो यदि हम यहाँ पर देखें कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जैव विविधता जो है किस में पाई जाती है, तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ये होगा विकल्प बी, जो कि है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। और ये वन जो हैं इनमें वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और ये वन जो होते हैं ये भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर भीतर पाए जाते हैं। चलिए, विकल्प बी यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हमारा संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। तो ये पांडा जो है ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या फिर ब्राज़ील में। तो जो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा है ये पाया जाता है चीन में। जी हाँ, सी विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। और ये जो पांडा है उसको चीनी भाषा में झुयांग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू भी कहा जाता है। और ये जो पांडा होता है ये चीन के बांस के जो जंगल हैं, साथ ही साथ तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलान के पेड़ जो हैं यहाँ पर ये जंतु जो हैं ये पाए जाते हैं। चलिए, और WWF के द्वारा ये एक संरक्षित प्रजातियों में से भी एक माना जाता है, इसलिए इसका प्रश्न जो है अक्सर बनता ही बनता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी। तो यहाँ पर यदि हम देखें 4 विकल्प को, तो जिसके अंतर्गत हैं परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी और सहजीवी। तो देखिए, यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से परजीवी जो होते हैं एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है। और इसी के साथ में सहभोजी की बात करें तो यहाँ पर एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे जीव को हानि पहुँचाए, और दूसरे जीव लाभ मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो जब एक जीव को ही लाभ हो तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं सहभोजी। तो बी विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। अब यदि हम बात करें डी विकल्प की, सहजीवी की, तो देखिए सहजीवी में क्या होता है, दोनों जीव जो होते हैं परस्पर जीवन यापन करते हैं, साथ साथ करते हैं, और एक से दूसरे को निश्चित रूप से लाभ होता है, मतलब दोनों को ही वहाँ पर लाभ होता है। पर सहभोजी में क्या होगा, सिर्फ एक जंतु को लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होगी। तो चलिए, बी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। और मृतोपजीवी की बात करें तो मृतोपजीवी जो मृत जंतुओं पर निर्भर होते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। आगे देखें, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है यहाँ पर। तो परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय या किसी स्थान का जीवी घटक या पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। और डी है जीव समुदाय और उसकी वातावरण का संतुलित तंत्र। तो यदि हम देखें यहाँ पर इकोसिस्टम की सही परिभाषा, तो वो होगी जीव समुदाय और उसके वातावरण का जो संतुलित तंत्र होगा उसी को हम कहेंगे इकोसिस्टम। चलिए, तो उसके लिए फोर्थ विकल्प जो होगा डी वाला हमारा, ये इसमें सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है इनमें से किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल है। तो यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है वो पृथ्वी के आकार के बराबर है। और ये ग्रह सुबह शाम को आसानी से दिख जाते हैं, इसलिए इसे भोर का तारा, सांझ का तारा आदि नाम से भी इसे जानते हैं। और साथ ही साथ इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो सी विकल्प इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा। बात करते हैं एग मार्क की। एग मार्क जो होता है ये का संबंध किससे होता है, गुणवत्ता, पैकेजिंग या संसाधन, या फिर डी है यहाँ पर उत्पादन। तो देखिए, एक मार्क का जो संबंध होता है ये गुणवत्ता से होता है।
ठीक है, तो गुणवत्ता से संबंधित है, 1 मार्क एक प्रमाणित चिन्ह है जो कि भारत में कृषि खाद्य उत्पाद पदार्थों पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर ए विकल्प जो होगा इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के जो परस्पर समूह होते हैं उन्हें हम खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। तो यहाँ पर हम देखें तो इसे हम कह सकते हैं खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर समूह को हम कहेंगे खाद्य जाल, क्योंकि खाद्य जाल के अंदर क्या होगा, विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं जो होंगी परस्पर एक दूसरे पर संबंधित होंगी। आगे देखते हैं यहाँ पर, ब्रह्मांड के अध्ययन को रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या फिर लिम्नोलॉजी। तो इसे हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। जी हाँ, पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। और कॉस्मोलॉजी जो होती है विज्ञान की वो शाखा होती है खगोल विज्ञान की, जिसमें हम ब्रह्मांड और उससे जुड़ी हुई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम जो तारा है वो कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा यहाँ पर अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी या फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी या फिर बनार्ड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि सूर्य का निकटतम तारा है। तो यहाँ पर सी विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बात करें, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर इन 4 विकल्पों के अनुसार हमें पर्यावरण की परिभाषा को देखना है। एबायोटिक और बायोटिक घटक, मतलब अबायोटिक और बायोटिक घटक का मतलब होगा जैविक और अजैविक। सॉरी, पहला जो है अबायोटिक है तो ये अजैविक है और दूसरा वाला जो है ये जैविक है। समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं और फिर चीज़ें जो हमको घेरती है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अबायोटिक और बायोटिक जो घटक है यही मिलकर के इन्हीं समूह का व्यवस्थित समूह होता है और जिसे हम पर्यावरण कह सकते हैं, जो प्रकृति में संतुलित रूप से देखने को मिलता है। तो पहला विकल्प इसका उत्तर होगा जैविक अजैविक घटक। अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं। पेड़ पौधे जंतुओं को, मछली एवं पेड़ पौधों को, जंतु एवं मछलियों को और पक्षी एवं पेड़ पौधों को। तो जो फ्लोरा और फौना होते हैं ये संबंधित होते हैं पेड़ पौधे और जंतुओं से। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए तो देखिए, फ्लोरा जो होती है वो क्या होती है, वनस्पति से संबंधित है और जो फना है वो जंतुओं से संबंधित है, पेड़ पौधे जंतुओं से। आगे हम देखें यहाँ पर अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन सक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है? तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है एवं प्राकृतिक अधिवास है उनका संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों को जीवन सक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा होगा? तो क्रोड संरक्षण, स्वस्थानिक संरक्षण, अपस्थानिक संरक्षण या फिर परिधीय संरक्षण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, बी विकल्प जो होगा ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हम उन्हें उनके प्राकृतिक वातावरण में रख रहे हैं। तो उन्हें उनके प्राकृतिक वातावरण में, तो वो वहाँ पर स्वस्थानीय संरक्षण। आगे यहाँ पर देखें अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन होगा, सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को रिक्त स्थान भी कहते हैं। तो जो सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीला तारा है इसे क्या कहा जाता है? कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या फिर लायन स्टार। तो देखिए, जो साइरस नामक चमकीला तारा है इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है और बी विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। और ये तारा जो होता है डॉग स्टार, ये वास्तव में 2 तारों का एक समूह होता है। ठीक है, चलिए, और उन्हें क्रमशः में डॉग स्टार ए और बी भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है? तो जो श्रृंखला यहाँ पर घास मैदान की नहीं है उसे हमें पहचानना है। जैसे कीट, मेंढक, सांप है तो ये घास में पाए जा सकते हैं। खरगोश, लोमड़ी, शेर है ये भी घास में पाए जा सकते हैं। प्लवक, मछली, व्याल है तो ये जली होते हैं, तो ये ही हमारा इसमें उत्तर हो जाता है सी वाला। और डी वाले की बात करें, चूहा, सांप, गेंदे, तो कोई ना कोई जंतु यहाँ पर घास में जरूर पाया जा सकता है। तो सी विकल्प इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आता है ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। तो ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर डी है ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ह्यूमस निर्माण में जो सहायक होंगे वो होंगे यहाँ पर अपघटक। तो क्योंकि अपघटक क्या करते हैं कि जीव जंतु जो वनस्पति होती है मृत, उनका ये अपघटन करते हैं और अपघटन के पश्चात ये उन्हें जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें ये परिवर्तित कर देते हैं और पृथ्वी को दे देते हैं, मिट्टी को दे देते हैं, भूमि को दे देते हैं, जिससे ये ह्यूमस के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से बी विकल्प यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर समुद्री कच्छपों का जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो यहाँ पर हमें देखना है उन समुद्री कच्छपों की संख्या जिनकी संख्या 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में सबसे अधिक है। तो वो है यहाँ पर ऑलिव रिडले और सी विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। सी विकल्प ऑलिव रिडले। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मैग्मा के ठंडे होकर के घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेलों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से सेलों का निर्माण होगा, कायांतरित अवसादी या फिर आग्नेय या फिर हैलाइट सेल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो सेलों का निर्माण होता है वो होता है आग्नेय सेल का और सी विकल्प जो होगा ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। देखिए आग्नेय सेल जो होती है क्या है, चट्टानों का आग्नेय जो सेल होती है इन चट्टानों का जो निर्माण होता है वो भूपर्वत के क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त और तरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है। और आग्नेय चट्टान जो होती है ये रवेदार होती है, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। चलिए आगे देखें, यहाँ पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो यहाँ पर पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र, वृक्ष मित्र। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वृक्ष मित्र जो डी विकल्प होगा इसका सही उत्तर होगा। और ये पुरस्कार जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रारंभ किया गया था और ये ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है, जो संस्थाओं को दिया जाता है जो कि वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। चलिए आगे देखें, यहाँ पर WWF से क्या से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है। WWF जो है यहाँ पर इसका संबंध जो होगा हमारे पर्यावरण में, तो ये होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखें अगले क्वेश्चन को, संरक्षण या विनाश पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट या फिर रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पर ये पुस्तक जो है लिखने वाले हैं सरला बहन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। आगे देखें अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर सुनामी का कारण है। तो सुनामी का क्या कारण है, एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर या फिर समुद्र तल में भूकंप। तो देखिए सुनामी का मतलब ही होता है समुद्र के तल में भूकंप के कारण ही ये उत्पन्न होती है। तो डी विकल्प ही इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है। ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण या फिर डॉल्फिन संरक्षण। तो अभ्यारण्य का संबंध यहाँ पर हमें देखना है, तो ये संबंधित होगा वन्य जीव संरक्षण से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखें अगले क्वेश्चन को, वायुमंडल का कौन सा भाग जो है प्रकाश की पराबैंगनी यूवी किरणों को पृथ्वी पर की सतह पर आने से रोकता है। क्षमताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो देखिए ये प्रश्न ओजोन का है और ओजोन से हमेशा ही क्वेश्चन एक ने पूछा जाता है। तो यहाँ पर ओजोन के लिए परत नहीं पूछी गई कि ये ओजोन परत जो है यूवी किरणों को रोकती है, उसका मंडल पूछ लिया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा ये होगा समताप मंडल, और समताप मंडल के अंदर ही ओजोन परत जो होती है वो स्थित होती है, जो कि यूवी किरणों को आने से रोक देगी। आगे देखें अगले क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आता है जलवायु एवं मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल के किस संस्तर में होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जलवायु और मौसम संबंधी जो सभी प्रकार के परिवर्तन है ये वायुमंडल के किस संस्तर यानी कि परत में होते हैं।
समताप मंडल, मध्य मंडल, ऊष्माचायक मंडल या फिर क्षोभ मंडल? तो यहाँ पर इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, क्षोभ मंडल, और डी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर केरल? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत के जिस राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो होती है मेघालय में, और मेघालय मौसिनराम में स्थित है, और साथ ही साथ ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के कारण भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखें अगले क्वेश्चन को। कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग कर रहा है, वो अपने खेतों में बार बार धान की फसल को उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, तो देखिए यहाँ पर फसल कोई सी भी उगा रहा हो पर वो बार बार उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक से अधिक उपयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से अधिक कीटनाशक और रसायनों का उपयोग जो है वो मिट्टी को बंजर कर देता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न का जो उद्देश्य है वो है कि मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, यानी फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो सी विकल्प इसमें उत्तर हो जाता है, यहाँ पर बंजर हो जाएगी। आगे देखें अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है ये किस में देखा गया था? गेहूं, चावल, दाल, तिलहन? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा देखा गया था गेहूं में। जहाँ भारत में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ये 1966 में हुई थी, और हरित क्रांति का जो प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को। जी हाँ, और हमारे भारत की यदि बात करें तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत का श्रेय है वो जाता है डॉक्टर स्वामीनाथन को। मतलब दो हैं प्रश्न हैं यहाँ पर, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके जनक कौन है। तो यदि हम विश्व स्तर पर देखते हैं तो ये नॉर्मन बोरलॉग हैं, और भारत में देखें तो यहाँ पर हैं स्वामीनाथन। ठीक है, और हरित क्रांति जो थी सबसे ज़्यादा लाभ, अत्यधिक लाभ जो है वो गेहूं की फसल को हुआ। तो ए विकल्प इसमें हमारा उत्तर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक क्षेत्र में है? तो यहाँ पर हमें कौन से वनों को देखना है? मैंग्रोव वनों को। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल? तो पश्चिम बंगाल पर ये मैंग्रोव वनस्पति जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है इन चारों विकल्पों में से, और डी विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। नदी के मुहानों का लक्षण है, नदी के मुहाने के क्या लक्षण हो सकते हैं? ताजा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता, या फिर डी है ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नदी के जो मुहानों का लक्षण होगा वो क्या होगा? तो निश्चित रूप से नदी के जो मुहाने होते हैं जब समुद्र से मिलते हैं, या नदी के किसी भी मुहाने की बात करें तो निश्चित रूप से वहाँ पर ताज़ा खारा जल भी होगा, समृद्ध जैव विविधता भी होगी, अधिक उत्पादकता, और डी है ये सभी। तो हमारा उत्तर भी यहाँ पर बन जाता है ये सभी। चलिए आगे देखें यहाँ पर अगले क्वेश्चन को। वनों की कटान के प्रमुख परिणाम है। वनों की कटान के मतलब वन के कटने के क्या परिणाम हो सकते हैं? वन्य प्राणियों की प्राकृतिक आवासों का विनाश, बिल्कुल सही है। जल चक्रण पर प्रभाव बिल्कुल निश्चित रूप से पड़ेगा। और थर्ड है मृदा अपरदन। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ से ये अलग हो जाता है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि तीनों ही कथन सही है, क्योंकि तीनों ही प्रकार के प्रभाव जो हैं ये वनों के कटने के कारण देखने को मिलते हैं। तो डी विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा 1, 2, 3। चलिए आगे देखें अगले क्वेश्चन को। तो भारत की कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड्स होते हैं? आर्किड्स मतलब जो आर्किड के पौधे होते हैं। तो यहाँ पर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, यदि सबसे ज़्यादा जो राज्य में आर्किड की संख्या देखने को मिलती है वो मिलती है हमें यहाँ पर डी विकल्प सिक्किम में। आर्किड्स जो है ये एक प्रकार का पौधा है, और इसके जो पुष्प होते हैं वो अत्यंत सुंदर और सुगंध युक्त होते हैं। लगभग 450 प्रजातियाँ जो हैं इसकी, और 15,000 जातियाँ हैं। और साथ ही साथ ये भारत के अंदर कुछ प्रदेश हैं, पहाड़ी प्रदेश, जैसे कि हिमालय, खासी जयंती है ना, नीलगिरी पर्वत, और बहुतायत मात्रा में यदि देखें तो ये सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पौधे एवं जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो यहाँ पर श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, या नील डाटा बुक, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर बी विकल्प होगा रेड डाटा बुक।
अगला क्वेश्चन आता है जल चक्र को नियंत्रित करता है। तो जल चक्र को नियंत्रित करता है घास स्थल, वन, प्लवक, ओपरीरोही। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी विकल्प जो होगा वन, ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि जल चक्र जो है इससे संबंधित होता है और जल चक्र को नियंत्रित भी वन करते हैं। आगे देखें अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित है, दोनों के आंदोलन जो है पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, ये दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि दोनों प्रकार के जो उदाहरण हैं, मेधा पाटेकर और एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, ठीक है। इसी के साथ में यदि हम देखें तो दूसरे जो अमृता देवी बिश्नोई हैं, तो निश्चित रूप से इन्होंने भी जो आंदोलन चलाया था पर्यावरण संबंधित, तो दोनों ही यहाँ पर दोनों के आंदोलन जो हैं वो पर्यावरणीय मुद्दों पर होंगे और सी विकल्प जो होगा ये यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। तो सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य होगा? पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधक, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण, और डी है चारागाहों का विकास। तो यहाँ पर देखें तो जो सामाजिक वानिकी होती है उसका क्या उद्देश्य होता है? पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास के मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन। तो ए विकल्प इसमें हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर जब ध्रुवों में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर होती है, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब ध्रुवों की ओर ध्रुवों में भूमध्य रेखा की ओर हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर जैव विविधता जो है वो क्या होगी? भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे ध्रुव से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, ये से होगा यहाँ पर। तो निश्चित रूप से ध्रुवों से जब भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो जैव विविधता जो होगी वो बढ़ती है। चलिए, क्योंकि ध्रुव जो है वो तो हिमाच्छिद है, बर्फ से ढके हुए हैं, और ध्रुव जो है वहाँ पर जैव विविधता में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम पारिस्थितिक विज्ञान, नरजाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण पर पशुओं के संबंध, पौधों के अध्ययन को हम निश्चित रूप से क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं पारिस्थितिक विज्ञान। चलिए, ए विकल्प इसका सही। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण, सौर ऊर्जा। तो यदि हम देखें कि जो तरुण भारत संघ है ये एक संस्था है और ये जल संरक्षण पर कार्य करती है, तो निश्चित रूप से इनको जो अवार्ड मिला होगा वो भी जल संरक्षण के लिए मिला होगा और इन्हें भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखें अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? वुलर झील, रुद्र सागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर राजमन झील। तो यहाँ पर हम देखें तो जो तीन विकल्प होंगे निश्चित रूप से वो रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र के रूप में होंगे और एक यहाँ पर नहीं होगा, और वो है यहाँ पर राजमन झील। चलिए, बाकी तीनों जो हैं वो नम क्षेत्र में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर चिपको नारा पारिस्थितिक की स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये किसने गढ़ा था या किसने कहा था? तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है चंडी प्रसाद भट्ट, तो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ यहाँ पर, सुंदरलाल बहुगुणा और श्याम प्रसाद बहुगुणा, और डी है बचनी देवी। तो यहाँ पर हम बी विकल्प के रूप में जो सुंदरलाल बहुगुणा है, तो निश्चित रूप से सुंदरलाल बहुगुणा ने ये नारा जो था ये गढ़ा था। आगे देखें अगले क्वेश्चन को। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन जो है वो स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है?
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर हमें बात करना है दुनिया के सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन की, तो वो है यहाँ पर सबसे फर्स्ट विकल्प सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन जो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, इकोलॉजिस्ट शब्द की रचना जो है ये किसने की थी? तो यहाँ पर अर्नेस्ट हेकल, जी एवलिन हॉचिंस, ह्यूगो डी राइस और रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पर हम देखेंगे इकोलॉजिस्ट शब्द की जो रचना करने वाले थे वो थे अर्नेस्ट हेकल, और पहला ही विकल्प इसका सही उत्तर होगा। और सन 1869 में इन्होंने इकोलॉजिस्ट शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखिए, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को रिक्त स्थान कहते हैं, अजैविक कारक या फिर आवास जैविक कारक या अजीवित कारक। तो यहाँ पर जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को हम क्या कह सकते हैं? तो निश्चित रूप से जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को हम जैविक कारक ही कहेंगे, और सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का उदाहरण है, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो अंतर क्रिया का उदाहरण होगा तो वो निश्चित रूप से होगा यहाँ पर वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। आगे देखें अगले क्वेश्चन को, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का विनाश, जल संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनमें से जो पर्यावरण समस्या नहीं होगी वो होगी जल संरक्षण, क्योंकि जल संरक्षण किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बाकी अन्य सभी समस्याएं हैं। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए, छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए कौन सी रणनीति जो होगी कारगर सिद्ध होगी? खेल प्रतियोगिता का आयोजन या फिर पाठ्यक्रम में बदलाव, गैर शैक्षिक और रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके परीक्षा के माध्यम से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में बदलाव और गैर शैक्षिक रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, बी विकल्प इसका उत्तर होगा। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जंतु, पेड़ पौधे, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें वगैरह सभी आ जाते हैं। डी विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए आगे देखें अगले क्वेश्चन को, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, या फिर पर्यावरण दिवस समारोह। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है वो की जाती है ग्रीन ओलंपियाड, और पहला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु, कवक, मृदा, जल, पशु, या फिर पक्षी। तो अपमार्जक हम कहेंगे जीवाणु और कवक को, पहला ही विकल्प इसका सही उत्तर होगा। यानी कि ये अपघटन का कार्य करते हैं और पृथ्वी की जो गंदगी होती है उसे अपघटित करके पृथ्वी को साफ करते हैं। आगे देखें यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा वो होगा यहाँ पर बी, सांप। सांप जो होगा ये द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा, हाथी और बकरी जो है ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे, और शेर यहाँ पर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। तो इस प्रकार से बी विकल्प हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण संबंधित जो 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक क्वेश्चन और आ गया है सामने, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। भारत के सबसे पुराने जो पहाड़ हैं वो कौन से हैं? तो निश्चित रूप से यहाँ पर पश्चिमी घाट, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, अरावली या पूर्वी घाट। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा भारत के सबसे पुराने पहाड़ के अंदर है वो शामिल है इसमें अरावली। ठीक है, तो चलिए आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।